चर्चा कर रहे हैं। मुझे भी कहा गया कि मुझे आप लोगों को भी जाना है। मेरी पहली रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, अगर समय मिले तो या समय निकाल करके इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की वेबसाइट पर जाकर के एक बार नजर डालिए। ये पूरा इवेंट, उसका स्केल क्या है, और आपको ताज्जुब होगा और गर्व इस बात का होगा कि हिंदुस्तान का एक छोटा सा राज्य ये इतना बड़ा कमाल कर सकता है, ये आपको विश्वास बढ़ा देगा। ये जैसे सेमिनार चल रहा है मित्रों, इस वाइब्रेंट समिट में ऐसे टोटल 123 सेमिनार चल रहे हैं। यानी विकास से संबंधित सभी पहलुओं को स्पर्श करने का प्रयास। जो लोग विकास की यात्रा में सहभागी होना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उन सबको अवसर भी मिले, मार्गदर्शन भी मिले। आखिरकार सरकार ये क्यों करती है? मान लीजिए हम ये न करते हैं, मैं नहीं मानता कोई नौजवान मुझे पूछता कि मोदी जी आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? हिंदुस्तान के कई राज्य हैं जहां ये सब चीजें नहीं होती। और न होने की कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि ये माना गया है कि ठीक है, चलता है चलता है। मेरे मन में विचार ये आता है, अगर ये मैं नहीं करता तो कौन करता? क्यों न करूं? मित्रों, ठहराव ये जिंदगी नहीं है। अगर पानी भी ठहर जाता है तो गंदगी ठहर जाता है, और जिंदगी ठहर जाए तो मुसीबत का दौर। और इसलिए भाइयों बहनों, नौजवान मित्रों, हमें गति चाहिए, हमें प्रगति चाहिए। हम जहां थे वहां से आगे बढ़े। हमारी सोच का जो दायरा था उससे हम और खुले और देखें दुनिया को। और मेरी ये कोशिश है कि नौजवान मित्रों को ये अवसर मिले उसको अपने पंख फहराने का मौका मिलना चाहिए, उसे अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं मित्रों, जिनको अभी सपने आने बाकी हैं उनको सपने संजोना भी सिखाना चाहिए। वरना कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, चलो यार। कभी मैं पहले यूनिवर्सिटीज में जाकर के नौजवानों से बहुत इंटरेक्शन करता, मुझे मजा आता था, काफी सवाल जवाब करता था, हॉस्टल में चला जाता था, 2-2, 4-4 घंटे उनके साथ बिताता था, पूछता था, बातें करता था। और कभी मैं पूछता था, अच्छा भाई पढ़ाई कर रहे हो, क्या करोगे?
नहीं अभी तो बोले ग्रेजुएट होना है। तो कहता था इंजीनियर, यार ये तो ठीक है, हो जाओगे। अब इस पाइपलाइन के अंदर एंटर हुए तो उधर निकल नहीं पाए। कोई जल्दी से निकलेगा, कोई देर से निकलेगा। फिर मैं पूछता हूं, कुछ सोचा है? मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना है, बहुत कम नौजवान मिलते हैं जिनको पता होगा उसका जीवन किस बात के लिए है, उसको क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, कब तक करना है, कैसे करना है। ये सारे सवालों के जवाब नौजवानों की उंगलियों पर होने चाहिए। उसको पता होना चाहिए मेरी जिंदगी किस चीज के लिए है। और ये समारोह की हमारी कोशिश ये है कि उसके भीतर एक अर्ज पैदा करना। मित्रों, ऐसा जीवन बहुत रेयरली मिलता है और हम भाग्यवान लोग हैं, और मुझसे भी आप ज्यादा भाग्यवान हैं कि हम उस समय इस हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए हैं जब ये देश दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या 35 से नीचे की आयु की है। और मित्रों, एक अनुमान ऐसा है 2020 में पूरे हिंदुस्तान की एवरेज आयु 29 हो। आप कल्पना कर सकते हैं? आप उद्योग व्यापार जुड़े हुए परिवारों से भी हैं, आपका अपना बैकग्राउंड है, आपको दुनिया के किसी देश में जाने का अवसर भी मिला होगा। आप चीन में जाएं, आप यूरोप में जाएं, आप रशिया में जाएं, जापान चले जाएं। मित्रों, कहीं आप मेट्रो के स्टेशन पर खड़े हैं, आप बस स्टॉप पर खड़े हैं, टैक्सी के इंतजार में कहीं खड़े हैं, कुछ मॉल में गए हैं, आपको ज्यादातर हाथ में लकड़ी लेकर के चलने वाले लोग दिखाई देते हैं। बुढ़ापा है, चारों ओर बुढ़ापा है। 50-100 लोग आपके सामने से गुजर जाएंगे, तब कहीं नजर आएगा हाँ यार कोई नौजवान दिखाई देता। ये पूरे विश्व का हाल है। और हम इतने युवा देश है मित्रों, और इसलिए हम लोगों के सपने उस स्केल के होने चाहिए। पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पड़ा है। उस वैक्यूम को भरने का सपना हमारे मन में हो सकता है। अगर एक बार जीवन में इस प्रकार के सपने होते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मित्रों, ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है, कुछ जीवन में कर दिखाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको IIM से डिग्री चाहिए। आपको MBA से ये बिना मेल चीजों की जरूरत किसी और काम के लिए होगा। तो ये जब दुनिया के सामने परिचय करवाते हो तो फिर ऐसा न लगे कि भाई लोग पूछे, सब अपना अपना क्वालिफिकेशन बताते हो और आपको नीची मुंडी देखनी पड़ेगी। तो लगता है यार हमारे पास ये कागज बहुत अच्छा हो। मैं तो जिंदगी उस कागज के नाव से सफरने से पूरी गई। जिंदगी में मकसद को पालने पड़ते हैं, सपनों को संजोने पड़ते हैं। और मैंने ऐसे लोग देखे जो अपने इस कौशल्य के माध्यम से अपनी जगह बना लेते हैं। मैं वर्षों पहले बड़ौदा में काम करता, सार्वजनिक जीवन में सामाजिक क्षेत्र में काम करता। तो मैं एक
नौजवान से मिला। वो क्या काम करता था? उसने अपने हाथ से लिखे हुए 3-4 कपड़े पर बड़े बैनर लगा करके अलग अलग इलाके में लगाए थे। उस जमाने में तो मोबाइल फोन नहीं था। उसने अपना पता लिखा था। उसके पास लैंडलाइन भी फोन नहीं था। तो मेरा मन कर गया भाई ये क्या चीज है, जरा अपन देखे तो मैं उस नौजवान को मिल गया। वो क्या काम करता था? उसने, अगर आपको प्लम्बर की जरूरत है, अगर आपको किसी कारपेंटर की जरूरत है, कोई छोटा मोटा रिपेयरिंग के लिए किसी आदमी की जरूरत है, आपको कुक की जरूरत है, तो वो कहता था कि आप मेरा संपर्क कीजिए, मैं आपको इस प्रकार के लोग ला करके दे दूंगा। एक प्रकार का सर्विस सेक्टर उसने शुरू किया था। जो लोग नौकरी खोजते थे वो भी उनके पास जाते थे, देखिए साहब मुझे कुकिंग आता है, कोई काम है तो बताना। अब वो सिर्फ एक मीडिएटर बना, सामान्य समझ का वो व्यक्ति था, लेकिन देखते ही देखते वो एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर बन गया। अब ये मैं बात बताता हूं 78-79 के काल में। मित्रों, अभी मुझे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस के सज्जन मिले थे। वो कह रहे थे हम दिल्ली में एक कंपनी बना रहे हैं और हमारी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर रही है। उनका जब मैंने मॉडल सुना, वो जो बिल्कुल अनपढ़ बच्चा जो अपने हाथ से नीचे 4 बैनर लगा करके बैठा था, 30 साल पहले बैठा था, उसके और इस बड़ी कंपनी के मॉडल में कोई अंतर नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य व्यक्ति के पास भी समझ। मैं एक ऐसे नौजवान को जानता था जो खुद बेरोजगार था, लेकिन लोगों को रोजगार देता था। उसने क्या किया, 1 रुपए की मेंबरशिप, 1 रुपया 12 रुपया ना जाए आप देखिए, ये भी कोई 35-40 साल की पहले लिया था, शायद 5 रुपए की मेंबरशिप लेता था। जिसको रोजगार चाहिए वो उसके यहां अपना रजिस्ट्रेशन कराता था। वो क्या करता था, जितने भी प्रकार के अखबार निकलते हैं सब अखबार खरीदता था। जितने भी रोजगार के मैगजीन निकलते थे वो इकट्ठा करता और फिर बैठ करके कटिंग करके बाइफरकेट करता था कि टीचर्स की जॉब की कहां संभावनाएं पड़ी है, क्लास कहां चाहिए, ड्राइवर कहां चाहिए, ये सब अखबारों से इकट्ठा करता था। और जो उसके यहाँ मेंबर हुए हैं, जिसका क्वालिफिकेशन था, उसको वो कहता था कि साल में मैं आपको 6 पोस्टकार्ड लिखूंगा। तो वो उनको पोस्टकार्ड लिखता था कि फलाने दिन के फलाने अखबार में ये एडवर्टाइजमेंट आई है, इतने नंबर के पेज पर है, आप अप्लाई कीजिए, आपको नौकरी की संभावना है। इतना ही काम करता था। मित्रों, उसकी मेंबरशिप इतनी थी और उसकी अपना रोजगार इतना बढ़िया चलता था। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि अगर कहीं से कोई शुरू करे और जब कुछ काम शुरू करते हैं तब मित्रों सोचने की जरूरत नहीं है कि काम कोई बड़ा है या छोटा है। हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने श्रम को बुरा माना। जब तक व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है, जब तक व्हाइट कॉलर एक्टिविटी नहीं है, हमें लगता है मैं जिंदगी में कहीं पीछे रह गया। और ये हमारी सोच का हिस्सा है। हमारे घर में अगर कोई ऑटो रिक्शा वाला आया, बेचारे के फटे टूटे गंदे कपड़े हैं, और हमारी मां को पूछता है तो भाई साहब डर में है क्या, तो मां कहेगी नहीं अभी नहीं, कोई टाइम है क्या पूछने गया, तो चलो चलो भागो। लेकिन उसी समय कोई कोट पैंट टाई पहन करके आया और पूछता है भाई साहब है, अरे आइए कहां से बैठे। तो ये हमारा देखने का नजरिया है समाज के नाते, कि समाज के इस प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार के काम को हमने बुरा माना है। और ये हमारी विकास यात्रा की सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक हम
श्रम एव जयते, इस काम का भी गर्व न करें मित्रों, तब तक हम स्थितियों को बदल नहीं सकते। मैंने ऐसे कई उद्योग जगत के परिवार के लोगों को देखा है, उन्होंने अपने बच्चों को बड़े लालन पालन से बड़ा किया। स्कूल जाते थे तो दुनिया की महंगी से महंगी कार में उनको छोड़ने जाते थे। बच्चा स्कूल जाता था तो नौकर स्कूल के बाहर पूरा समय बाहर खड़ा रहता था, इतनी उनको ट्रीटमेंट मिलती थी। लेकिन जब वो बच्चा पढ़ाई पूरी की तो उसके माँ बाप ने क्या किया, उनके उद्योग का जो सबसे छोटा काम था वो उसको दिया और कहा जाओ तो चेन्नई जाओ और सामान्य एक वर्कर की तरह वहां जाके काम करो, सीखो, 3 महीना 6 महीना सीखो। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसने अपने बेटे को बता दिया कि जाओ तुम सेल्समैन का काम करो, पहले तुम जाकर के दवाइयां बेचो, देखो दुनिया कैसी है। यानी बड़े बड़े परिवार भी अपने बच्चों का अगर सही मोल्डिंग करना है तो बिल्कुल सामान्य काम उससे करवाते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं और खुद अनुभव करके वो बड़ा बनता है। और इसलिए मित्रों, जब तक हम हर कार्य के प्रति गर्व का अनुभव नहीं करते, उसकी प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम मित्रों सफल नहीं हो सकते। एक छोटी सी घटना जो मेरे मन को आज भी छू रही है कि एक एंटरप्रेन्योर क्वालिटी क्या होती है। मैं एक बार ट्रेन से सफर कर रहा था, यह घटना भी 40-45 साल पुरानी है। एक अपाहिज लड़का चल नहीं पाता था, हाथ के बल पे चलता था, वो हमारे ट्रेन के डिब्बे में घुसा और वो बूट पॉलिश करता। अब बूट पॉलिश करवाने एक बात होती है, कई लोग करते हैं। इसकी विशेषता ये थी कि उसने रिक्वेस्ट की, बस जूतों को पॉलिश कर दूं यार। अब हम तो उस बैकग्राउंड के नहीं थे कि जूतों की पॉलिश तो साल में एक बार भी नसीब हो, लेकिन हमारे बगल में जो सचिन बैठे थे उनका मन कर गया तो उन्होंने उसको पॉलिश, जैसे उसको हाँ चलो भाई करो, उस बच्चे ने क्या किया, अपने थैले में से उस दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला और वो टाइम्स ऑफ इंडिया उसके हाथ में दे दिया और उस पर उसने अपने तरीके से आपकी यात्रा शुभ हो, आपका दिवस शुभ हो, ऐसे 2 अच्छे शब्द लिखे। अब वो जब टाइम्स ऑफ इंडिया तो उसने कहा यार मैं टाइम्स ऑफ इंडिया लेने जाता तो 50 पैसे का था, ये 25 पैसे में पॉलिश करता है, 50 पैसे का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए देता है। अब देखिए मित्रों, ये उसकी एंटरप्रेन्योरशिप है, ये उसकी बिजनेस की क्वालिटी है। यानी एक बूट पॉलिश करने वाला, जूता पॉलिश करने वाला नौजवान भी ये समझता था कि मेरे क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई, मेरे क्लाइंट को कैसे एंगेज करूं। अब मैं नहीं मानता हूं किसी क्लास के अंदर पढ़ाई होती है। अगर हम दुनिया को ढंग से ऑब्जर्व करते हैं, दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अगर हम ये सोचे यार वो 2 साल में इतना बड़ा बन गया, मैं क्यों नहीं बना सकता, और अगर मैं शॉर्टकट ढूंढने जाऊंगा तो क्या होगा। मित्रों, ज्यादातर नौजवान लोगों की विफलता का एक सबसे बड़ा कारण होता है जल्दबाजी। वो शॉर्टकट खोजता है, उसको लगता है यार ये मेरा पड़ोस वाला मेरे साथ पढ़ता था, वो 2 साल में यहां से यहां पहुंच गया, मैं क्यों रह गया। और सारी समस्या का प्रारंभ वहीं से शुरू होता है, वहीं से शुरू हो जाता है। वो कैसे चला गया, मैं कैसे रह गया। और तब मैं खुद को देख ही नहीं पाता हूं, मेरे भीतर नहीं जोड़ता हूं, मेरी संभावनाओं को नहीं देखता हूं, मेरी सामर्थ्य को नहीं जानता हूं, मुझे 24 घंटे वही दिखाई देता है। देखो यार, पहले तो उसके पास साइकिल थी, गाड़ी आ गई, देखो यार हम तो उसके नौकर आ गए, देखो यार उस स्कीम के अंदर बहुत बड़ा बंगलो ले रहा है, अरे देखो यार उसके बंगलो में तो स्विमिंग बात है। यानी उसके दिमाग के अंदर यही चलता रहता है। मित्रों, जिस पल जिंदगी इस प्रकार से कंपैरेटिव बन जाती है,
किसी के रेफरेंस में जिंदगी जीने की आदत लग जाती है, तब हम अपनापन खो देते हैं। और जब अपनापन खो जाता है मित्रों, फिर जिंदगी के लिए सारे रास्ते धुंधले हो जाते हैं। बहुत मुश्किल से रास्ता खोज पाता है। और इसलिए आवश्यक है मित्रों कि हम उन सारी समस्याओं से दूर अपने आप को कैसे रखें, अपने व्यक्तित्व की पहचान के लिए बहुत आवश्यक होता है मित्रों। कभी कभी हम एक छोटे दायरे में जीवित रहते हैं। हमारे 2-4 दोस्त होते हैं, सफल भी होते हैं, ज्यादातर उन्हीं का हम देखते रहते हैं। हम कभी अपने दायरे से बाहर नहीं जाते। मैं आप सब नौजवानों को आग्रह करूंगा, आप में से ऑनलाइन की दुनिया से जुड़े होंगे, दुनिया में क्या बदलाव आ रहा है सब जानते हो। लेकिन मित्रों, हर बार कोशिश करनी चाहिए कि आपका अपना एक निजी सर्कल है, उसके सिवाय कोई हर साल 12-15 ऐसे सर्कल है जहां आप जाते हैं, बैठते हैं, 2 घंटे बात करते हैं, उनको सुनने समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, इन सेमिनारों में जितना आपको जानने को मिलता है, उससे ज्यादा उस अपने सहमना लोग जो होते हैं, सहमना, उन सहमना लोगों के बीच बातें करने से हमें प्राप्त होता है, और वो हमारी पूंजी बन जाता है। उसमें से कोई चीज हमारे काम आ जाती है। तो कई लोग मुझे कहते हैं, मोदी जी आप सरकार चलाते हैं, ये रोज नई नई चीजें कहां से लाते हैं? ये रोज नई नई योजना कहां से लाते हैं? मैं आज सीक्रेट बता दे रहा हूं। मैं जब लोगों से मिलता हूं, बातें करता हूं, तो बातें करते 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 मुझे कोई चीज प्राप्त हो जाती है। हाँ यार, वो तो सोच रहा है लेकिन इसका ये रूप भी हो सकता है। और फिर मैं अपना दिमाग उसमें लगाता रहता हूं, फिर मैं अक्सर उसे डिबेट करता हूं, और फिर वो स्कीम का रूप लेता है। और जब मैं लॉन्च करता हूं तो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होती है, मोदी जी ये कहां से लाए? ये ज्योति ग्राम योजना। आप देखिए मित्रों, एक छोटा सा परिवर्तन में कितना बदलाव लाता है। जब मैंने ये मन में सपना देखा कि मुझे गुजरात के गांव को 24 घंटे बिजली देनी है, और जब मैंने मेरे अफसरों के सामने रखा, तो मित्रों मैं इतना परेशान हो गया, वो हंसने लगे मेरे से। ये क्या, ये असंभव बातें कर रहा है, 2000 मेगावाट शॉर्टफॉल है, कैसे होगा? मैंने कहा भाई देखिए, हमें टेक्निकल पहले, और भगवान की कृपा देखिए, मैं तो कोई इंजीनियर कुछ होने ही लेकिन मुझे सुझाव, और मैंने उनको बताया, मैंने कहा हम गांव का फीडर और खेत का फीडर अलग क्यों नहीं करते हैं? माने नहीं। मैंने लिखित ऑर्डर किया, माना नहीं, और कोई आरटीआई में पूछेगा तो हैरान हो जाएगा। मित्र 50 किलो की फाइल है वो, और मेरा डिपार्टमेंट मुझे मना कर रहा है, मैं कहता हूं करो। डिपार्टमेंट कहता नहीं हो सकता है, 2000 मेगावाट शॉर्टफॉल है। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता है, दुनिया बदल रही है जी। फिर भी मित्रों मुझे बताना है, मेरी सरकार ने मेरी बात को नहीं माना। और ये अफसर लोग इतने कुशल होते हैं जी, आपको पता तक न चले तो कैसे ना बोलता है। अब तो मुझे 12 साल हो गए, तो मुझे सब पता चला। आखिरकार मैंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को हाथ में लिया। मैंने कहा यार, तुम ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये 40-50 गांव में संबंध है, क्या तुम मेरा काम कर सकते हो क्या? तो मैंने उसको समझाया। बोले कितना खर्चा होगा? मैंने कहा 20 करोड़ रुपया खर्चा होगा। बोले अगर सरकार मुझे खर्च करने की परमिशन देती है तो कोऑपरेटिव में कुछ खर्च से ज्यादा खर्च करने की अनुमति नहीं होती। इतना अगर आप करवा देते हो तो मैं रिस्क लेने को तैयार। मैंने सरकार जो उसको 20 करोड़ रुपया खर्च करने की अनुमति थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे थे, और ऊंझा तहसील में
45 गांवों में मैंने सबसे पहले ज्योति ग्राम का पायलट प्रोजेक्ट किया, सरकार की मर्जी के खिलाफ। अब फिर मैंने मेरे अफसरों को कहा, जाइए मुझे मॉनिटरिंग करके दिखाइए, देख लूंगे क्या होता है। सब वो हैरान हो गए अफसर को। पहले से ज्यादा लोग बिल देने लगे, बिजली की खपत बढ़ने लगी। गांव के अंदर महिलाएं इंतजार करके बैठी थी कि बिजली आ जाए तो वॉशिंग मशीन लाएंगे, बिजली आ जाए तो टीवी लाएंगे, बिजली आ जाए तो फ्रिज लाएंगे। तो बहुत बड़ा मार्केट वहां खड़ा हो गया। तो ये सारी चीजों का जब एनालिसिस किया और सब मैंने सरकार के सामने रखा तो लोगों को लगा, हाँ भाई ये तो करने जैसा है। और फिर जो मेरी सरकार ने सारे अफसरों ने इस काम को उठा लिया, उन्हीं को क्रेडिट जाती है। शुरू में उनके मन में था तब नहीं हो सकता, और उनका काम है, उनको जो लगता है वो सत्य बताना उनका काम है, उन्होंने बताया मुझे। लेकिन बाद में 1000 दिन के अंदर इतना बड़ा अभियान चलाया मित्रों, आज गुजरात 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर वाला स्टेट है। लेकिन ये बिजली सिर्फ टीवी देखने के लिए काम आएगी तो क्या मतलब है? 24 घंटे न्यूज देखता रहेगा, फिर वो भी सोचेगा मैं भी न्यूज बनाऊं। लेकिन कुछ लोगों को विचार आया, मुझे सुना है मित्रों, चीजें कैसी बदलती है। गांधीनगर जिले का एक गांव, वे मिर्ची की खेती करते हैं। अब एक बार मिर्ची की फसल इतनी ज्यादा हुई कि मिर्ची के दाम गिर गए और किसान की मुसीबत हो गई। अगर कम फसल हुई तो भी घाटे में, और ज्यादा फसल हुई तो भी घाटे में, क्योंकि दाम गिर जाता है। तो उस समय उस गांव में सभी खेतों की जितनी भी मिर्ची पैदा हुई, वे मिर्ची अगर वो बेचते तो मुश्किल से उनकी इनकम 3 लाख रुपया होती। पूरे गांव की इनकम 3 लाख। अब गांव साल भर कैसे गुजारा करता? उसी समय ये ज्योति ग्राम योजना आई थी, तो गांव के कुछ समझदार लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा अपन इस बार की हरी मिर्ची बेचेंगे नहीं, हम इसको लाल मिर्च होने देंगे। शहर के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लाल मिर्च पैदा होती है। और उन्होंने कहा ये बिजली आई है तो हम कसर भी लाएंगे, हम एक पीसने वाली घंटी ले आएंगे। मित्रों, उन्होंने उस समय वो हरी मिर्च बेची नहीं, उसको लाल मिर्च होने दिया। फिर उसका ज्योति ग्राम बिजली का लाभ उठा करके घंटी ला करके क्रश करके लाल पाउडर बनाया मिर्ची का, और फिर प्लास्टिक के बैग में पैक किया और फिर बेचा। तो उस गांव को इनकम 18 लाख रुपया। अब यही चीज किसी नटी के हाथ में पकड़ा देते तो हो सकता था वो 36 लाख में बिकती। एक्ट्रेस किसी ने और वो अगर वो बात को बेचती तो 36 लाख आते। मित्रों, यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है। अपनी चीजों का मार्केट कैसे खड़ा करना, चीजों का समय देखते हुए बदलाव कैसे लाना, यही तो विशेषता। और इसलिए अगर हम आंखें खुली रखते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, और हम छोटे से भी क्षेत्र में वहां के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की दिशा में प्रयास करें, तो आपको प्रगति से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग के सपनों को किसी चौखट में फिट करने की कोशिश करोगे तो आपके सपने सपने ही रह जाएंगे। अगर आप धरती से जुड़ी हुई चीजों के साथ अपने सपनों को जोड़ेंगे तो आप। मित्रों, देखिए गुजरात का एनालिसिस करने जैसा है। आप में से अधिकतर नौजवान गुजरात के होंगे। मित्रों, हम एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश के पास मिनिमम रॉ मटेरियल
मिनिमम रॉ मटेरियल है। अब जैसे आयरन ऑर, हमारे पास आयरन ऑर नहीं है, लेकिन स्टेट का कमाल देखिए, हम सबसे ज्यादा स्टील उत्पादक स्टेट है। और यही कौशल्य की कीमत होती है। हमारे पास कोयला नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाले राज्य हम। मित्रों, मैं हैरान हूं कि कुछ चीजें क्यों हुई नहीं हो। देखिए, गुजरात इज आवर बेस्ट टूरिस्ट, बट गुजरात वॉज नेवर अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब देखिए कितना बड़ा कंट्रास्ट है। और गुजराती का टूरिस्ट के नाते गुजराती की पहचान देखिए साहब, वो दुनिया के किसी भी देश में गया होगा, 5 स्टार होटल में ठहरा होगा, लेकिन जब भोजन के लिए जाएगा तो डिब्बा खोल करके थेपला निकालेगा। मित्रों, जिस राज्य के टूरिस्ट का ये टेम्परामेंट हो, राज्य का टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। मित्रों, इन चीजों को किया जा सकता है और थोड़ा सोचना चाहिए। बस कैसे होता है। मैं यहां कोई गुजरात सरकार की वाहवाही करने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ घटनाओं के माध्यम से आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा करना चाहता हूं। मैं आपके विजन को खोलना चाहता हूं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। ये अमिताभ बच्चन, हमारा क्या नाता हूं उसका? ये गुजराती है क्या? नहीं है। गुजरात में उनकी रोजी रोटी है क्या? नहीं है। वे मूलतः कांग्रेस थे, राजीव गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। वो कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, लेकिन किसी कांग्रेस सरकार को उनका सही उपयोग क्या है मालूम नहीं। अब यहां एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होती है। एक बीजेपी का व्यक्ति कांग्रेस के पूर्व एमपी को उठा के ले आता है, वो घर घर जाकर के कहता है कुछ दिन तो गुजर गया। अभी भी हमारा रणोत्सव चल रहा है कच्छ में। आपको मौका मिले तो मैं आग्रह करूंगा, जरूर जाइए। इस साल नहीं जा सकते तो अगले साल जाइए। मित्रों, ताजमहल, चांदनी रोशनी में ताजमहल देखने की बातें बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं दावे से कहता हूं मित्रों, आपने चांदनी रात में कभी सफेद रंग कैसा होगा कल्पना तक नहीं की होगी। उस सौंदर्य को देखिए दोस्तों। और मैंने उस चीज को किया, ये सफेद रंग मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं आया। कच्छ के लोगों को भी मालूम नहीं था कि उनके पास इतना बड़ा विरासत पड़ी हुई है। आज मित्रों, करोड़ों रुपयों का बिजनेस ये रण फेस्टिवल के कारण गरीब से गरीब आदमी को रोजी रोटी मिल रहा है, हैंडीक्राफ्ट दिख रहा है, रिसोर्ट, छोटे मोटे रिसोर्ट शुरू हो गए। लोगों ने अपने घर के अंदर होम स्टे के लिए व्यवस्था कर दी, कमरा बना दिया, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट बना दिया, चद्दर कैसे बिछाना सीख लिया। और फिर वो कहता है अरे हमारा बाजरे का रोटला खाओ। वो भी कहता है यार ठीक है, हमको इस बार वो बाहर का नहीं खाना, बाजरे की रोटी खाएंगे। बाहर खाना 30 रुपया मिलता होगा, बाजरे की रोटी का 100 रुपया देता। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम चीजों को बदल सकते हैं। अब ये सापुतारा तो आपने भी सुना होगा, कभी मन करता था जाने का। जब हमारे अमिताभ बच्चन ने जाके कह दिया गुजरात की आंख का तारा सापुतारा, लोगों को सब बुलाते हैं मेरी आंख। मित्रों, वहां जो मेरे ट्राइबल है, वो ट्राइबल मक्के का जो डोड़ा बोलते हैं गुजराती, वो 10 रुपए में बिकता था। 10 रुपए में कोई खरीद करने वाला नहीं। जैसे ही वहां ये समर फेस्टिवल हम करने लगे, लाखों लोग आने लगे, टूरिज्म बढ़ने लगा, वो 36 रुपये में अपना वो मक्के का डोरा बेचा।
उसको भी समझ आता था, हाँ आपका कीमत है नहीं। यानी मित्रों देखिए समय कैसे व्यक्ति को बदल रहा है। अगर हम लोगों के दिलो दिमाग में, अगर हमें व्यापार के क्षेत्र में जाना है, उद्योग के क्षेत्र में जाना है, एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आपको प्रस्थापित करना है, तो मित्रों अपने अगल बगल से बहुत सी चीजें हम सीख सकते हैं, हम जान सकते हैं और हम अपनी जगह बना सकते हैं। और मित्रों मैं नौजवानों से चाहूंगा, आपके मन में एक सपना होना चाहिए। ठीक है, जितने दिन जरूरत पड़ेगी नौकरी करनी पड़ेगी, करूंगा। ऐसा कभी व्रत मत लीजिए, नहीं मैं तो नौकरी करूंगा ही नहीं, ऐसा भी मत लीजिए। लेकिन मेरा जिंदगी का मकसद नौकरी पाना कम है, अनेक लोगों को नौकरी देना, ये मेरे मैं कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसे काम को खड़ा करूंगा ताकि मैं कईयों की रोजी रोटी देने का कारण मैं बन सकूं। अगर मित्र इन सपनों को लेकर के आप चलते हैं, मुझे विश्वास है आप भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और मित्रों जमाने चले गए कि किसी बड़े घराने के लोग ही उद्योग करते हैं। मित्रों आजकल न्यू मिलियनर की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जिसके जीवन में कुछ नहीं है वो अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। मैं तो व्यापार के क्षेत्र में गया नहीं, उद्योग के क्षेत्र में मुझे कोई लेना देना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं जहां गया हूं, ये मेरा फैमिली बिजनेस नहीं है। और मैं फर्स्ट जनरेशन हूं, लास्ट जनरेशन। क्या संकट नहीं आया होगा? क्या कठिनाइयां नहीं आई होगी? क्या लोगों ने निराश नहीं किया होगा? क्या सब कुछ हुआ होगा तो, लेकिन कामना खुदा से लंगर उठा दे, हम तो खा के जीत गए। बोलता नहीं हूं, लेकिन अब तो दो लोग बोल दिए तो मुझे मैं नहीं कहूंगा तो लगेगा कि बुद्धू है। खैर मित्रों अच्छा लगा नौजवानों से मिलकर के, मेरी शुभकामना है आपको। मेरी आपसे प्रार्थना है आप समय निकाल करके खुद भी, अपने दोस्तों को भी, परिवार के स्वजनों को भी ये जो एग्जीबिशन लगा है इसको जरूर देखिए और सरसरी नजर से मत देखिए, स्टडी करने के रूप में देखिए। 5 दिन पूरा जाओगे आप वहां, तब भी पूरा नहीं होगा, लेकिन 5 दिन में आप वो देख पाओगे जो शायद कोई यूनिवर्सिटी आपको 5 साल में नहीं दिखा पाएगी, कोई मैनेजमेंट स्कूल इतना नहीं दिखा पाएगी उतना आपको मिल सकता है। वहां सवाल पूछिए, वहां जानकारी लीजिए, आपकी मतलब की चीजों में डिबेट कीजिए, आपको बहुत सी चीजें मिलेगी। और मित्रों ये सरकार इतना पसीना बहा रही थी, मेहनत कर रही है, वो सिर्फ आपके लिए है। मेरे गुजरात का हर नौजवान अपने सपनों को संजोए, सपनों को सिद्ध करे। ये सपना मेरा है, आपके सपने पूरे हो, यही मेरा सपना। और इसलिए मुझे मित्रों आप कभी मुझे निराश मत करें, कहीं ऐसा न हो कि आपका सपना अधूरा रह जाए और मैं निराश हो जाऊं। तो आप संकल्प के साथ थोड़ी मेहनत कीजिए। मित्रों एक कमी मुझे हमेशा महसूस होती है, आप में से तो ऐसे लोग नहीं होंगे तो शायद बताएंगे नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको इतने सपने आते हैं, इतने सपने आते हैं, कोई हिसाब ही। सुबह अगर उनको हॉस्पिटैलिटी बिजनेस वाला मिल गया तो दिन भर उसका दिमाग करता है यार ये फल बड़ा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। दूसरे दिन तो टेक्सटाइल मिल वाला मिल जाए, हाँ यार मित्रों सफलता की पहली सीढ़ी में बताना चाहता हूं। पहले तो आपके जितने भी सपने
उसमें से जितना डिलीट कर सकते हो करते चलो। लोग जोड़ते करते, मैं डिलीट करने के लिए बोल रहा हूं। और कहीं पर फोकस कीजिए, किसी एक जगह पर आकर जरूर, और ये देखिए कि आपका सपना इच्छा में परिवर्तित हुआ है कि नहीं। ये आपको जानना होगा कि आपका सपना आपकी इच्छा में परिवर्तित होना चाहिए। और मित्रों, सिर्फ इच्छा से काम नहीं होता, आपको लगातार साधना करनी पड़ती है और इच्छा को संकल्प में परिवर्तित करना पड़ता है। जब तक सपना इच्छा नहीं बनता है, जब तक इच्छा संकल्प नहीं बनती है, और जब तक संकल्प के साथ अगर का पसीना नहीं मिलता है मित्रों, तब तक सिद्धि संभव नहीं होती है। और इसलिए मेरा आग्रह है मित्रों, रोज नए सपनों देखोगे तो लोग कहेंगे दिन रात सोने वाला इंसान है, इसलिए सपने देखता रहता है। अगर आप इच्छाएं बदलते रहोगे तो लोग कहेंगे यार छोड़ो, वो तो तरंगी आती, तरंग करता रहता है, रोज नए तरंग करता रहता है। और इसलिए मित्रों, सिद्धि को ही प्राप्त कर सकता है जो इच्छाओं को संकल्प में परिवर्तित करता है, जो संकल्प को परिश्रम का अभिषेक करता है, वो सिद्धि को प्राप्त करता है। आपको भी मेरी शुभकामना है कि आप परिश्रम में कभी भी कोताही न बरसें। जीवन में जितना भी कष्ट उठाना पड़ता है उठा लीजिए। तो कुछ ही समय होता है जब कष्ट उठाना होता है, बाकी तो जिंदगी अपने आप के आगे बढ़ती चली जाती है और आप मौत से आगे बढ़ सकते हो। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।